नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज से हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं, क्या होता है और इसके अंदर कैसे एग्जाम में, एसएससी जैसे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सारी चीज़ों को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है इस चीज़ को देख लेते हैं। चलिए, तो अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, तो ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये बेसिकली 3 ग्रीक लेटर से मिलके बना हुआ है। कौन कौन सा? ट्राई, जिसका मतलब होता है 3। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3 यानी 3। गॉन, एंगल, साइड भी यहाँ पे कभी कभी लिखते हैं, गॉन का मतलब एंगल। और मेट्रॉन यानी कि मेजर करना। यानी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 3 साइड का मेजरमेंट होता है या 3 एंगल का मेजरमेंट होता है। अब ज्योमेट्री में हम पढ़े हैं कि 3 साइड से और 3 एंगल से मिलके जो फिगर बनता है उसे बोलते हैं ट्रायंगल। यानी कि सीधे सीधे हम कहें तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रायंगल के साइड और एंगल के साथ में क्या रिलेशन है उसका ही मेजरमेंट करना क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे छोटा सा डेफिनेशन भी लिख दिया है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। और जब बात हो रही है ट्रायंगल की, त्रिभुज की, तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। यानी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें राइट एंगल ट्रायंगल को थोड़ा सा बेसिक से समझना होगा। क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल, इस चीज को पहले समझ लेते हैं, फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। चलिए, चलो तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल को यहां पे समझते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? तो बात अगर करें हम राइट एंगल ट्रायंगल की, तो राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक कोण अगर 90 डिग्री का है उसे ही बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे यहाँ पे एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां बी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी तो 90 के ठीक सामने का जो साइड होगा, 90 के सामने का जो साइड होगा इसे हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। इसके बाद बाकी जो 2 साइड बच गया उसमें एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है। तो जनरली नीचे का जो ये साइड है इसे बेस बोलेंगे। बेस यानी कि आधार। और ये जो साइड हमारा है ये है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी कि लंब। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये बातें आप समझ गए। 90 के ठीक सामने का जो साइड होगा वो हमारा हाइपोटेनियस कहलाता है, कर्ण कहलाता है। नीचे का साइड बेस यानी आधार, और ये जो साइड है परपेंडिकुलर यानी कि लंब। अब यहां पे एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम, जहां पे कि h² इक्वल टू p² प्लस b²। सारी चीजें पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में समझेंगे और फिर धीरे धीरे हम जो है अपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है इन सब चीजों को देखने वाले हैं। तो अगर हम यहां पे बात करें h² इक्वल टू p² प्लस b², ये पाइथागोरस थ्योरम है। बाकी इसका यूज हम कहीं नहीं करेंगे, लेकिन बेसिक चीजें अभी मैं समझा रहा हूं। पाइथागोरस थ्योरम का यूज क्या है? तो जब भी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 2 साइड दिया रहे तो तीसरा साइड निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है। बाकी यहां पे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब पढ़ते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम को ना पढ़ करके डायरेक्ट ट्रिपलेट को याद रखते हैं, क्योंकि ट्रिपलेट अगर याद रखेंगे तो क्वेश्चंस को जल्दी बना सकते हैं। तो चलिए, अगर हम बात करें ट्रिपलेट की, ट्रिपलेट क्या होता है ये पहले समझ लेना है। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो तीनों साइड है, तीनों साइड अगर इंटीजर में हुआ तो वही ट्रिपलेट हो जाता है। जैसे अगर हम कह दें कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड है 4 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर है 4 सेंटीमीटर, जो बेस है वो है 3 सेंटीमीटर, और इसका जो हाइपोटेनियस है ये है 5 सेंटीमीटर।
तो 3 4 5 जो है एक ट्रिपलेट बन गया, क्योंकि 3 4 5 एक राइट एंगल ट्रायंगल का 3 साइड है और ये एक इंटीजर में है। तो जब भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड एक इंटीजर होगा तो उसे ही ट्रिपलेट बोलेंगे। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। अब इसमें रिलेशन ये होता है कि अगर हम 3 का स्क्वायर करें और 4 का स्क्वायर करें तो ये 5 के स्क्वायर के बराबर आ जाता है। यानी बेसिक ट्रिपलेट का मतलब है कि अगर कोई भी 3 नंबर है, 3 इंटीजर है ए बी और सी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा वो सी स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाता है। ये बातें आपको समझ में आ गई। तो अब समझ लेते हैं थोड़ी सी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, और एक चीज हम जान लेते हैं क्या, तो अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पे 90 डिग्री है, अगर ये एंगल थीटा है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम एंगल के रिस्पेक्ट में साइड का मेजरमेंट करते हैं, तो कोई एंगल एक हमें लेना रहता है। जैसे अगर ये एंगल थीटा ले रहे हैं तो एंगल के सामने का जो साइड होगा, यानी इस थीटा के ठीक सामने का जो साइड होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस, और 90 के सामने का साइड जो हो जाएगा हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, ये बातें समझ गए। अब देखो, अगर एंगल को चेंज कर देंगे, थीटा को अगर हम यहाँ पे चेंज कर दे, अगर हम ये कह दें कि इस बार जो है इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमें बताना है कि कौन होगा परपेंडिकुलर, कौन होगा बेस और कौन होगा हाइपोटेनियस। तो थीटा के सामने का जो साइड है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 डिग्री के ठीक सामने का साइड हमेशा हाइपोटेनियस होगा, और ये साइड क्या बन जाएगा, बेस। तो ये जो बेस और परपेंडिकुलर है ये आपस में चेंज होते रहता है, हमेशा एंगल के ठीक सामने वाला जो साइड होगा वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये चीजें अगर आप समझ गए तो अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट को भी कुछ बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, उन ट्रिपलेट को याद रखेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। जब भी बात आती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कुछ जिसे कि याद रखना है। 3 4 5 जैसे अभी हम बताए थे, 3 4 5 क्या है, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर हम बात करें 5 12 13 तो ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 13 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे कुछ बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखा हुआ है जिसे हर स्टूडेंट को याद होना चाहिए। बाकी पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना भी सकते हैं, बनाने का भी फॉर्मूला होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं किसी ऑड नंबर की, ऑड नंबर का मतलब क्या है, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या, जैसे 3 है 5 है 7 है 9 है, ये सब विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो अगर हम ऑड नंबर की बात करें तो देखो कभी भी ऑड नंबर दिया रहेगा, जैसे 3 दिया है तो इससे अगर हमें ट्रिपलेट बनाना है तो 3 का स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9, और उसमें एक जोड़ के हाफ करो और उसमें से एक माइनस करके हाफ कर दो। यानी 9 में एक जोड़ेंगे तो 10, और 10 का हाफ कितना हो जाएगा, 5। 9 में से एक घटाएंगे तो 8, और 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4। तो ये हमारा ट्रिपलेट बन गया 3 4 5। 3 4 5 जो है ये हमारा एक ट्रिपलेट बन गया। तो यहां से एक फॉर्मूला बन गया। क्या, इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे कि अगर हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाना है देखो, अगर हमें ऑड नंबर के लिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाना है तो इसके लिए जैसे कोई भी ऑड नंबर है, ए कोई ऑड नंबर है, तो सबसे पहले क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस 1/2 और ए स्क्वायर प्लस 1/2। ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाने के लिए एक तरह से फॉर्मूला बन गया। जब भी ए क्या होगा यहाँ पे, ऑड नंबर, ए क्या होगा यहाँ, ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। अगर कोई ऑड नंबर है और उससे हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाना है तो उसका स्क्वायर करके एक माइनस करके हाफ करेंगे और उसके स्क्वायर में एक जोड़ करके हाफ कर देंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जांपल की बात करें, अगर हम कह दिए कि एक नंबर है हमारे पास 5 और इससे पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताओ, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25।
25 में से एक घटाएंगे और हाफ कर देंगे, और 25 में एक जोड़ेंगे और हाफ कर देंगे। तो 25 में एक घटाएंगे तो 24, 24 का आधा कितना हो जाएगा 12, 25 में एक जोड़ेंगे 26, 26 का आधा कितना हो जाएगा 13, यानी 5, 12, 13। ये हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट बन गया। जैसे अगर हम बात करें 7 की, तो 7 का ट्रिपलेट बनाना है तो 7 का स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, यानी 49। 49 में से एक घटा करके हाफ कर देना है, और 49 में एक जोड़ करके हाफ कर देना है। तो 49 में से एक घटाएंगे 48 हो जाएगा, 48 का आधा करेंगे 24, और यहाँ पे 49 में एक जोड़ेंगे 50, 50 का आधा करेंगे 25। तो इस तरह से बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट आप ऑड नंबर का खुद से बना भी सकते हैं। एक बार स्क्वायर करके माइनस करके हाफ करना है, और एक बार स्क्वायर में +1 करके हाफ कर देना है। तो इस तरीके से पाइथागोरन ट्रिपलेट जो है बन जाता है ऑड नंबर के लिए। अब आते हैं इवन नंबर पे। जैसे हम बात करें इवन नंबर का कैसे बनाना है, जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ इवन नंबर के भी ट्रिपलेट है, 8, 15, 17, 12, 35, 36, 16, 63, 65, 20, 21, 29, 28, 45, ये सब तो याद ही रखना है। तो इवन नंबर के केस में भी देखो कैसे हम बना सकते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं इवन नंबर के लिए, तो जैसे कोई भी इवन नंबर ले ले, एक इवन नंबर ले लेते हैं 4। तो इवन नंबर को बनाने का जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। एक तो हमारा हो जाएगा 2m, यानी एक जो नंबर है वो 2m यानी 2 का मल्टीपल है, इवन है तो 2 का मल्टीपल है। इसके बाद दूसरा जो नंबर हो जाएगा m² -1 और m² +1। जैसे अगर हम बात करें 4 की, तो 4 जो है हमारा ये 2m का वैल्यू है, 2m का वैल्यू है 4। तो अगर हम ध्यान से देखें m का वैल्यू कितना आएगा, अगर 2m का वैल्यू 4 है तो m का वैल्यू कितना आएगा 2, m का वैल्यू आएगा 2, यानी 2m का मतलब ये 4 हो गया, तो m का वैल्यू 2 आया। यहाँ पे m² -1 मतलब 2 का स्क्वायर -1, और यहाँ m² +1 मतलब 2 का स्क्वायर +1। तो देखो 4 हो गया एक नंबर, 4, 2 का स्क्वायर 4 में से एक घटाएंगे 3, और 2 का स्क्वायर 4, 4 में एक जोड़ेंगे 5, तो 3, 4, 5 जो है हमारा ये एक ट्रिपलेट होता है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं 8 लेते हैं कोई नंबर 8, तो मतलब ये हुआ 2m का जो मान है वो 8 है, तो m का मान कितना हो जाएगा 4, m का मान कितना हो गया 4। तो यहां से 2m का मान कितना था 8, तो m² -1 अगर करते हैं तो m का मान अगर 4 है तो m² करते हैं तो 16 -1, और m² +1 करते हैं तो 16 +1, यानी कि ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 17। तो यहां से ट्रिपलेट बन गया 8, 15, 17। तो इस तरीके से इवन नंबर का भी ट्रिपलेट बनाया जाता है। तो इवन नंबर और ऑड नंबर का ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। बाकी बेसिक जो ट्रिपलेट हमने बताया है उस ट्रिपलेट को याद रखते हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं रहता है कि ट्रिपलेट को हम बनाते रहें। तो इससे अच्छा है कुछ बेसिक ट्रिपलेट है ये, और यही जो है हमेशा एग्जाम में रिपीटेड आते रहता है, इन ट्रिपलेट को याद रखेंगे। अब दूसरी बात ये, ट्रिपलेट को जब भी हम किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जो नंबर बनेगा वो भी एक ट्रिपलेट होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं, जैसे हम बात करें हमारे पास एक ट्रिपलेट है 3, 4, 5, ये हमारा एक ट्रिपलेट है 3, 4, 5। अब इस ट्रिपलेट को हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सारे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10। तो 6, 8, 10 ये भी एक ट्रिपलेट है। अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 9, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 12, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 15, तो 9, 12, 15 भी एक क्या है ट्रिपलेट है। ये हमारा बेसिक ट्रिपलेट है, इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो तो वो एक ट्रिपलेट ही होता है। ठीक ऐसे ही हमारे पास कोई ट्रिपलेट है, जैसे 6, 8, 10 है, 6, 8, 10 ये ट्रिपलेट है। अब अगर इसको हम चाहें तो किसी से डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3,
2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे 5, तो ये भी एक ट्रिपलेट होगा। मतलब सेम नंबर से हम ट्रिपलेट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है तो देखो क्वेश्चन में ऐसे रहेगा। इसका फ़ायदा क्या है, क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि ये एक ट्रायंगल है, मान के चलो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, और एक साइड हमें दे दिया कि एक साइड जो है ये 20 है, ठीक है, और ये 16 है। ये साइड कितना होगा बताओ, ये 20 है, ये 16 है, तो ये साइड कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 16-20 का तो ट्रिपलेट नहीं जान रहे हैं अगर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम पाइथागोरस थ्योरम तो बिल्कुल भी यूज़ करना ही नहीं है। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, देखना है क्या ये दोनों नंबर किसी से कैंसिल हो रहा है, तो पहले उसे कैंसिल कर दो। तो ये दोनों नंबर 20 और 16 किससे कट रहा है, अगर हम बात करें 20 का और 16 का, तो देखो 4 से कट रहा है 5 बार में, और 4 से ये कट रहा है 4 बार में, यानी इसका रेशियो आया 5-4। अब जैसे ही 4 और 5 दिखा तो समझ गए कि जो ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5 होता है, मतलब अगला जो तीसरा साइड होगा वो 3 होगा। अब देखो 4 का ये 4 गुना है, 5 का 4 गुना है, तो 3 का भी 4 गुना 12, यानी ये जो हमारा साइड है ये कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। इस तरीके से साइड को निकाल सकते हैं अगर आप काटने वाला लॉजिक समझ गए तो। जैसे देखो अगर हम ये कह दें कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, सपोज यही ट्रायंगल ले लेते हैं, ये हमारा एक ट्रायंगल है ABC, और इस ट्रायंगल में हम ये कह दिए कि एक साइड जो है हमारा 82 है, ये साइड 18 है। पूछ दे ये साइड कितना होगा, बताओ, एक साइड 82 है, एक साइड 18 है, तो ये साइड कितना होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो बिल्कुल अगर यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो सोचो कितना हार्ड होगा, 82 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर अंडर रूट। तो सबसे आसान तरीका क्या है, ट्रिपलेट को याद रखना। पहला काम क्या करेंगे, दोनों को रेशियो निकाल लेंगे, 82 का और 18 का, जिससे भी कट रहा है सबसे पहले काट देना है। तो 82 और 18 किससे कटता हुआ नजर आ रहा है, तो बात करें 2 से दोनों कट रहा है, 2 से इसे काटेंगे 41 आ जाएगा, और 2 से इसे काटेंगे 9। अब जैसे ही 9 दिखा 41 दिखा, तो ट्रिपलेट जो लिखवाए थे उसमें देखना 9, 40, 41 एक ट्रिपलेट होता है, 9, 40 और 41, ये हमारा एक ट्रिपलेट है, 9, 40, 41। तो 9 है 41 है, मतलब एक जो साइड बच गया वो 40 होगा। अब यहाँ पे काटे किससे, 2 से, तो 2 से इसको गुना कर देंगे 80, यानी कि ऐसे सोचना है 9 का दोगुना था यहाँ पे 18, 41 का दोगुना था, तो 40 का दोगुना क्या हो जाएगा, 80, यानी ये साइड सीधा सीधा निकल के आ गया 80। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन रहेगा जहां पे कि साइड निकालना होगा, इन्हीं सारे नंबर्स पे घूमता रहता है, कभी मल्टीप्लाई कर देता है, कभी डिवाइड कर देता है, तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। ट्रिपलेट के बारे में बेसिक जानकारी अब आपको समझ में आ गई होगी कि ट्रिपलेट क्या होता है और ये हमें कैसे हेल्प करता है, क्वेश्चन में साइड को कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आगे अगर हम बात करें तो सबसे पहले अब हम ये समझ लेते हैं, जो पहला टॉपिक हमें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ना है, इसमें भी अलग अलग टॉपिक वाइज हम पढ़ाएंगे। जो सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो हमारा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पहला जो हमारा टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहां पे त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ने से पहले एक काम करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारे पास एक वर्ड आ रहा है, ये जो हमारे पास एक वर्ड आ रहा है रेशियो, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, तो पहला काम रेशियो को समझते हैं। तो देखो अगर हम ये कह दें कि हमारे पास कोई नंबर है, जैसे 2 है 3 है, इससे रेशियो बनाओ, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, तो बोलोगे रेशियो का मतलब होता है दोनों को डिवाइड करना, और अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करके जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है वही रेशियो हो जाता है। यहाँ पे तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम इसे 2:3 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। यानी फ्रैक्शन में जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड रेशियो। जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब नहीं समझ में अगर आ रहा है
तो देखो जैसे अगर एक नंबर है 16 और एक नंबर है 20, इन दोनों का बोले रेशियो निकालो, 16 का 20 से अनुपात क्या होगा ये बताना है। तो 16 को हम क्या करेंगे 20 से डिवाइड कर देंगे। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो इसे कैंसिल करेंगे, तो 16 और 20 किससे कट जाएगा, 4 के टेबल से 4 बार में, 4 के टेबल से 5 बार में। तो फाइनली सिंप्लीफाई करके क्या आया 4/5। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो अब इसे रेशियो में हम ऐसे लिख सकते हैं 4:5। यानी सीधा सीधा ये हम समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी नंबर जो रेशियो में होता है वो फ्रैक्शन का ही सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, बस उसको ऐसे लिख दिया जाता है। ये बातें अगर समझ गए तो अब आइए, जैसे हम एग्जांपल दे रहे थे, एक नंबर 2 है, एक नंबर 3 है, इसका रेशियो क्या क्या हो सकता है। अब ये नहीं कहा है कि 2 से 3 का अनुपात बताओ, जितने रेशियो निकल सकते हैं सारे ही रेशियो बता दो। 2 नंबर से कितने रेशियो निकाल सकते हैं, तो एक बार हम 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो एक अनुपात ये निकलेगा, एक अनुपात 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये निकलेगा। यानी 2 रेशियो यहाँ पे बन सकता है। अगर हमारे पास 2 नंबर है तो टोटल यहाँ पे 2 रेशियो बनाना पॉसिबल है। एक बार इसको डिवाइड कर दे इससे तो एक रेशियो बनेगा, फिर इसे डिवाइड कर देंगे इससे तो एक रेशियो बनेगा, यानी टोटल 2 रेशियो यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें, हमारे पास एक नंबर है 3 है, 4 है, 5 है, मान के चलो ये 3 नंबर है और इससे रेशियो बनाना है। टोटल कितने रेशियो बना सकते हैं, हर एक नंबर का हर एक नंबर के साथ रेशियो बनाना है। जितना मैक्सिमम पॉसिबल रेशियो बन सके वो सारा रेशियो लिखो। तो कैसे लिखोगे, एक बार 3 को 4 से भाग करेंगे तो ये एक रेशियो निकलेगा, एक बार 4 को 3 से भाग करेंगे, 4/3, ये एक रेशियो बन जाएगा। फिर एक बार 4 और 5 को भाग करेंगे तो 4/5, ये एक रेशियो बन जाएगा। 5 को 4 से भाग करेंगे तो 5/4, ये एक रेशियो बन जाएगा। फिर अगर हम 3 को 4 से भाग करें तो 3 को 5 से भाग करें तो 3/5, ये एक रेशियो होगा। 5 को 3 से भाग करेंगे तो 5/3। टोटल यही इतनी पॉसिबिलिटी है। क्या कोई और रेशियो यहाँ पे बन सकता है? जितना भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी था 3 नंबर से रेशियो बनाने का, वो सारे पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे कर दिए। तो टोटल कितना रेशियो यहाँ पे तैयार हो गया, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 रेशियो यहाँ पे बन चुका है। यानी कि अगर हमारे पास 2 नंबर है तो टोटल 2 रेशियो बनता है। अगर हमारे पास 3 नंबर है तो टोटल कितने रेशियो बना सकते हैं, टोटल 6 रेशियो बना सकते हैं। अब आ जाओ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है और इसमें रेशियो का मीनिंग क्या है, इन चीजों को यहाँ पे समझते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। आज तक आप कहीं भी नहीं पढ़े होंगे अगर, तो भी आपको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल समझ में आने वाली है, क्योंकि बिल्कुल हम बेसिक से लेकर के चल रहे हैं ये सोचते हुए कि पहली बार आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। तो चलो, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। अब अभी बताए हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एंगल हम थीटा लेते हैं तो इस एंगल के लिए सामने वाला जो साइड होगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये साइड बेस हो जाएगा और 90 के सामने हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनियस है, ये तीनों क्या होगा, कोई ना कोई नंबर होगा इसके जगह पे, जो कि अभी हम ट्रिपलेट समझाए थे, जैसे 3 4 5 या और भी कोई नंबर हो सकता है। अब यहाँ पे ऐसे सोचो कि 3 नंबर हमारे पास है। अभी हम बताए हैं कि 3 नंबर अगर हमारे पास है, 3 नंबर अगर हमारे पास है तो टोटल कितना रेशियो बन सकता है, 6 रेशियो बन सकता है। तो यहाँ पे भी हम रेशियो बनाते हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास 3 ये साइड है और इस तीनों साइड का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो मान लेते हैं ये 3 नंबर है, तो इससे कितने रेशियो बन सकते हैं, तो आंसर है 6 रेशियो, क्योंकि अभी सिखाए हैं कि 3 नंबर से टोटल कितना रेशियो बनेगा, 6 रेशियो बनेगा। कौन कौन सा रेशियो बनेगा, जैसे अभी हम रेशियो बना रहे थे वैसे ही इसका रेशियो बना के बताओ। 3 साइड है PBH, तो एक बार P को H से डिवाइड करेंगे तो एक रेशियो बन जाएगा P/H, एक रेशियो ये बन जाएगा। P को H से भाग कर देंगे तो P/H, एक रेशियो बनेगा। H को P से भाग करेंगे तो ये भी एक रेशियो बन जाएगा, H/P, 2 रेशियो बन गया। फिर B को H से डिवाइड कर देंगे तो एक रेशियो बन जाएगा, B/H।
ऐसे ही h को अगर b से डिवाइड करेंगे तो भी एक रेशियो बन जाएगा, यानी h बाय b। इसके बाद p को b से डिवाइड करेंगे तो एक रेशियो बन जाएगा, यानी p बाय b, और b को p से डिवाइड करेंगे तो एक रेशियो बन जाएगा, यानी b बाय p। तो टोटल यहाँ पे 6 रेशियो बन गया हमारे पास। टोटल कितने रेशियो बना? 1 2 3 4 5 6। अब ये जो 6 रेशियो है इसको त्रिकोणमिति के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इन 6 रेशियो का नाम दिया गया, इसका नामकरण किया गया। कैसे? तो ये बताया गया कि किसी भी एंगल के लिए p बाई एच का जो रेशियो होगा, यानी लंब बटे कर्ण का जो अनुपात होगा, उसे साइन के रूप में लिखा जाएगा। और जिस एंगल के लिए ले रहे हैं p बटे एच का रेशियो, उस एंगल को साइन के साथ में लिखना है। तो यहां पे हम एंगल थीटा ले रहे हैं, तो मतलब ये हुआ कि साइन थीटा का जो वैल्यू होगा, साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? p बटे एच। साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? p बटे एच। ऐसे ही यहां पे अगर हम बात करें b बटे एच, b बटे एच को कहा गया कि b बटे एच का जो रेशियो होगा उसे हम कोसाइन थीटा के नाम से जानेंगे, यानी b बटे एच जो है इसका नाम पड़ गया कोसाइन थीटा। b बटे एच का नाम पड़ गया कोसाइन थीटा। सबका अलग अलग नामकरण किया गया। जैसे p बटे b है तो p बटे b का जो रेशियो होगा उसको नाम दिया गया टेंजेंट थीटा। p बटे b का नाम क्या दिया गया? टेंजेंट थीटा। चलो इधर आ जाओ, ये साइन का देखो ठीक ये उल्टा है, h बटे p। h बटे p क्या है? इसका उल्टा है, तो इसका नाम दे दिया गया कोसेकेंट थीटा। इसका नाम क्या दिया गया? कोसेकेंट थीटा। ठीक है। अगर हम बात करें h बटे b, देखो कोसाइन का ये उल्टा है, तो इसका नाम दे दिया गया सेकेंट थीटा। इसका नाम क्या दे दिया गया? सेकेंट थीटा। इसकी बात करें b बटे p, तो इसका नाम दिया गया कोटेंजेंट थीटा। इसका नाम क्या दे दिया गया? कोटेंजेंट थीटा। देखो ये सब बस नाम है, इससे घबराना नहीं है। जो 6 रेशियो था उसका अलग अलग नामकरण कर दिया गया ताकि हमें समझने में चीजों को आसानी मिले। अब ये जो इतने बड़े बड़े नाम थे, लोगों ने जब इनको पढ़ा तो उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, शॉर्ट फॉर्म खोज रहा था कि इस नाम को थोड़ा सा छोटा कर देते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा था। तो इस नाम को कहा गया कि ठीक है, ये जो नाम है इतना बड़ा बड़ा, इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं, शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं। देखो ये सब पूरा फुल फॉर्म हम लिख दिया यहाँ पे, इसका शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना है। कहा गया कि इसको शॉर्ट में हम क्या करेंगे, इसमें से 3 लेटर ले लेते हैं SIN, और कहा कि इसे हम पूरा SINE ना बोल करके सीधा सीधा साइन थीटा बोला करेंगे, और साइन थीटा का वैल्यू होगा p बटे एच। ये बात समझ में आ गया। तो अब कहा हर एक सब में ऐसे ही करते हैं, 3-3 लेटर ले लेते हैं और नाम को थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो यहां पे क्या किया, जब यहां से नाम लेने की बारी आई तो 3 लेटर आया COS कॉस, तो इसका नाम बन गया कॉस थीटा। यानी कॉस थीटा जो है वो शॉर्ट फॉर्म है, कोसाइन थीटा का शॉर्ट फॉर्म है कॉस थीटा। ऐसे ही टेंजेंट में से 3 लेटर ले लिया गया टेन, तो इसका नाम पड़ गया टेन थीटा। कभी अगर एग्जाम में पूछ दे कि टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म 10 होता है, 10 का फुल फॉर्म पूछ दे तो टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। कोसेकेंट था, कोसेकेंट, तो यहां से 3 लेटर जब लिया गया तो कहा कि यहां जब 3 लेटर ले रहे हैं तो COS कॉस आ जाएगा, जबकि कॉस तो दूसरे का नाम है ही पहले से, कॉस तो नाम है ही, फिर 3 लेटर तो नहीं ले सकते हैं। तो बोला और उसमें कुछ मिला 2 लेटर, तो COSEC कॉसेक इसका नाम पड़ गया। यानी जो h बाई पी था उसका नाम क्या पड़ गया? कॉसेक थीटा। यानी ये क्या हो गया? कॉसेक थीटा h बाई पी। ठीक है, ये समझ में आ गया। यहां पे 3 लेटर लेकर के नाम जब बनाए तो क्या हो गया? SEC सेक। सेक किसी का नाम नहीं था तो इसका 3 ही लेटर नाम पड़ गया सेक थीटा। यानी जो h बाई बी है, h बाई बी है, इसका नाम क्या पड़ गया? सेक थीटा, h बाई बी। कोटेंजेंट थीटा में से भी 3 लेटर जब लिया तो COT कॉट, इसका नाम हो गया कॉट थीटा। यानी b बाई पी जो है इसका नाम क्या हो गया? कॉट थीटा।
तो यहां पे मैंने जो टोटल 6 रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, और देखोगे यही 6 रेशियो हमें जो है स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक यही टोटल 6 रेशियो ही देखने को मिलेगा, और इसी पे पूरा त्रिकोणमिति खत्म हो जाता है। टोटल ये हमारे 6 रेशियो होते हैं। साइन थीटा पी बाई एच, बिल्कुल बच्चे की तरह आपको समझा रहे हैं एकदम जीरो लेवल से, जहां से हर कोई चीजों को समझ सकता है। साइन थीटा पी बटे एच, कॉस यहां से कॉस थीटा बी बटे एच, टेन थीटा पी बटे बी, कॉसेक एच बाई, देखो अगर ये 3 याद हो गया तो बाकी का जो 3 है वो इसी का उल्टा है, जस्ट उल्टा हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। ये 3 अगर आप याद रखते हैं तो इसी का ये तीनों क्या है, उल्टा है। तो यहां से हमारे पास टोटल 6 रेशियो बन गया। तो अगर हम बात करें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, त्रिकोणमितीय अनुपात, वो टोटल कितने हैं, 6 हैं। कौन कौन सा, एक बार मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। साइन थीटा क्या होता है, P बटे एच। कॉस थीटा क्या होगा, B बटे एच। और टेन थीटा क्या हो जाएगा, P बटे बी। साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, H बटे पी। कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, H बटे बी। और टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा, B बटे पी। ये हमारा टोटल 6 रेशियो है। ये जो है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। और इन 6 पे ही हमारा बाकी जितने भी फॉर्मूला है वो सब, ये फॉर्मूला इसी 6 से बनेगा। जैसे अगर हम बात करें तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा को देखो ध्यान से। साइन और कॉसेक ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है। ये P बटे एच है, ये H बटे P है। तो जब भी किसी एक दूसरे के उल्टे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एक नंबर के रेसिप्रोकल को दूसरे नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है। जैसे अगर हम ये कह दें कि 2/5 को और 5/2 को, इन दोनों को अगर गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो जब भी किसी दो रेसिप्रोकल नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 1 आएगा। यानी कि साइन और कॉसेक को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां से हमारा एक फॉर्मूला बन के तैयार होता है क्या, कि अगर हम साइन थीटा को कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या देगा, 1। क्योंकि साइन थीटा होता है P बाई एच, कॉसेक थीटा होता है H बाई पी, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा। दूसरा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो कॉस इंटू सेक जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। कॉस को जब सेक से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या देगा, 1। तीसरा, टेन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कॉट। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, आंसर क्या देगा, 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, आंसर क्या देगा, 1। इसके बाद अगर हम बात करें तो कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा। अगर हम सेक थीटा की बात करें, देखो पूरा अगर बेसिक से पढ़ोगे तो हर चीज क्लियर होगा, शॉर्ट ट्रिक वगैरह भी सीखेंगे, लेकिन बेसिक अगर नहीं आता है तो शॉर्ट ट्रिक कभी भी एग्जाम में काम नहीं देने वाला है। सबसे पहले बेसिक को समझ लो। सेक थीटा अगर हमें लिखना है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा है, यानी 1 बाई कॉस। कॉस तो फिर कल भूल जाएंगे। साइन थीटा कोसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर ये चीज याद है तो फिर ये भी याद हो गया कि साइन इंटू कॉसेक जो होगा 1 हो जाएगा। अगर ये याद है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, अगर ये याद है कि कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो ये भी याद हो गया कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है, चल रही है सब कुछ सही, बफरिंग नहीं हो रही है। चलो ठीक है, तो ऐसे ही टेन थीटा कॉट थीटा
अगर ये बातें आपको याद है कि टेन थीटा कॉट थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या देगा, 1 देगा। अगर ये बातें याद है तो फिर ये फॉर्मूला रटने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो ये याद हो गया, कॉसेक थीटा जो होगा 1/sin थीटा हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरा का उल्टा है। साइन थीटा लिखना होगा तो 1/कॉसेक थीटा लिख लेंगे। सेक थीटा 1/कॉस, कॉस 1/सेक, टेन 1/कॉट, और कॉट क्या हो जाएगा 1/10। ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही है सबको। चलो आगे यहाँ पे हम और कुछ फॉर्मूला बनाते हैं, फिर जाकर के क्वेश्चन पे आएंगे हम और क्वेश्चन बताएंगे कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उन सब क्वेश्चन को भी देखने वाले हैं। तो अगर हम कुछ फॉर्मूला की और बात कर ले, तो जैसे अगर हम ये कह रहे हैं साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा जो होता है P/H, और कॉस थीटा क्या होता है B/H। अब इस साइन थीटा को और कॉस थीटा को अगर डिवाइड कर दे, साइन थीटा को कॉस थीटा से अगर डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, तो देखो साइन थीटा क्या है P/H, और कॉस थीटा क्या है B/H। जब डिवाइड करेंगे तो यहां से क्या होगा, H और H कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या P/B। अब P/B जो होता है वो किसका फॉर्मूला होता है, तो वो होता है टेन थीटा का। P/B होता है टेन थीटा। तो यहां से एक फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला बना यहां पे, तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब टेन थीटा का रेसिप्रोकल, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को फिर क्या लिख सकते हैं, तो कॉट थीटा जो होगा वो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा कुछ फॉर्मूला बन गया। तो त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो पढ़ रहे थे उसके अंदर टोटल यही इतने फॉर्मूला है, और इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम और क्वेश्चंस भी लाए हैं जो कि एग्जाम में आता है। हर टॉपिक को यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में हर एक टॉपिक को अलग अलग बांट करके हम पढ़ाएंगे। पहला टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात, और अभी तक मैंने सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में ही बताया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में समझाया कि टोटल हमारे पास 6 रेशियो होता है और वो रेशियो कैसे कैसे बने हैं, किस तरह से इसका नामकरण किया गया है, ये सारी चीज़ें बताई, और इस पे कैसे कैसे फॉर्मूले बनाए गए हैं, ये सब चीज़ें हमने समझा। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है और कैसे हम उस क्वेश्चन को कम से कम समय में कैसे करेंगे, ये चीज़ें भी देखेंगे। पूरा प्रोसेस क्या होता है ये चीज़ें भी देखेंगे, यानी कि पूरे बेसिक से लेकर के उसका शॉर्टकट भी समझने वाले हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने ये, पर ये इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा, बताइए। अगर इस क्वेश्चन की बात करें हम तो देखो यहाँ पे tan a का वैल्यू दिया हुआ है ये। अब ये चीज सोचो, tan के साथ में जो भी लिखा रहेगा, यानी थीटा लिखा है, अल्फा लिखा है, बीटा लिखा है, गामा लिखा है, या ए बी सी कुछ भी लिखा है, वो उस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जिस एंगल के रिस्पेक्ट में tan का रेशियो दे रखा है। यानी कोई एक ट्रायंगल होगा जिसमें एंगल A के लिए tan A बराबर 8/15 है। अगर इसकी बेसिक की बात करें तो देखो बिल्कुल बेसिक से अगर इसको बनाए, बाकी हम इसका शॉर्ट फॉर्म भी बताएंगे अभी। जैसे यहाँ पे हम एंगल A ले लिए, अभी तक मैंने ये समझाया था कि इस एंगल के लिए अगर रेशियो लिखते हैं तो यहाँ पे थीटा लेते हैं, लेकिन अगर थीटा नहीं दिया है, ए दिया है, तो यहाँ पे ए ही रहेगा। अब यहाँ पे tan A का जो वैल्यू है, tan A का जो वैल्यू है वो कितना है 8/3। अब ये सोचना है कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा होता है P/B, P/B का मतलब ये हुआ। अब देखो यहाँ पे जो है ये रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है tan थीटा, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि परपेंडिकुलर 8 ही होगा और बेस 15 ही होगा, नहीं, ये तो 2 नंबर का रेशियो है। और
जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसके अंदर हमसे रेशियो दिया रहता है और रेशियो ही पूछता है। जैसे वैल्यू tan a का दिया है, पूछ क्या रहा है cosec a, यानी रेशियो दिया रहे और रेशियो ही पूछे तो हमें वहां पे एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं होती है, हम उसी को एग्जैक्ट वैल्यू मान करके क्वेश्चन बना लेते हैं। कहना ये चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे परपेंडिकुलर को 8 मान लेंगे और बेस को 15 मान लेंगे, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, इसका वैल्यू 8 15, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो अब देखो, अगर परपेंडिकुलर 8 है, बेस 15 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेनियस निकालना होगा। लेकिन स्टार्टिंग में ही मैंने समझाया था कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना है, सीधा सीधा ट्रिपलेट को याद रखना है। 8 के साथ में ट्रिपलेट बताए थे कि 8 15 17, ये बेसिक हमारा ट्रिपलेट है। नहीं अगर याद रहेगा तब तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाना ही पड़ेगा। जैसे कि अगर हम बात करें, पाइथागोरस थ्योरम होता है h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार ये भी लगा के समझा ही दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हमसे h निकालना है, परपेंडिकुलर जो है 8 है और बेस जो है 15 है। तो 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर हो गया 225। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये 9 हो गया, छोड़ दो 8, 289, और h का जो वैल्यू होगा अंडर रूट 289, 289 का अंडर रूट होता है 17, तो यहाँ से जाके h निकल जाएगा 17। लेकिन अगर हमें सीधा सीधा याद है कि 8 15 17 एक ट्रिपलेट होता है, तो सीधा समझ गए कि h का जो वैल्यू है वो 17 है। h का वैल्यू अगर 17 है तो कॉसेक a का वैल्यू पूछा है, क्या होगा कॉसेक a। अब देखो कॉसेक a का मतलब है साइन का उल्टा होता है। साइन क्या होता है, p बटे h, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, h बटे p। कॉसेक हो जाएगा h बटे p, h यहाँ पे निकल चुका है 17 और p जो है कितना है 8, तो 17 बटे 8 जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। ये तो पूरा बेसिक से मैंने समझा दिया, जिसको कुछ भी नहीं आ रहा था एकदम जीरो लेवल से बता दिया। लेकिन इसी क्वेश्चन को हम एग्जाम में जब करेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे, सीधा देखेंगे कि 8 है 15 है तो डायरेक्ट सोच लेंगे कि 8 15 और 17 हो गया हाइपोटेनियस। कॉसेक पूछा है तो कॉसेक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h और बटे में p। तो सीधा देख लिया करेंगे कि नीचे में परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर कितना है 8 है। देखो अगर 8 15 17 भी नहीं याद रहता है तो ऐसे भी ऑप्शन से भी बना सकते हैं। परपेंडिकुलर यहाँ कितना है 8, तो देख लेंगे ऑप्शन में जहां भी नीचे में 8 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा 8 नीचे है, बाकी तो किसी में है नहीं। ये सब एग्जाम के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ऑप्शन भी उसी तरह से दिया रहता है। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें नीचे में 8 है, ये हमारा आंसर हो गया। बाकी अगर 2 ऑप्शन मैच करता तो ये छोटा सा तो क्वेश्चन था, हाइपोटेनियस निकाल करके और फिर इसको निकाल लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा आंसर। देखिए कॉसेक का वैल्यू दिया है अंडर रूट 10। अगर हम बात करें कॉसेक का, कॉसेक ए अंडर रूट 10, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का, यानी कि साइन थीटा अगर p बटे h होता है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा h बटे p, यानी ये h है और ये p है। p का मान अगर 1 है तो h का मान कितना है √10। अब 1 और √10 तो नहीं बताए हैं, तो यहाँ पे हमें सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम निकाल करके और यहाँ से b जो है निकाल लेना होगा। b निकालने के लिए क्या करेंगे, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का अंडर रूट। h कितना है √10, √10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, अंडर रूट करेंगे तो 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 3, यानी जो हमारा बेस है वो कितना हो गया 3। बेस अगर 3 हो गया तो अब यहाँ पे सेक का मान निकाल लो। सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। बार बार ये बोल करके आपको एकदम से याद रटवाना चाह रहे हैं कि सेक किसका उल्टा होता है। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस थीटा होता है b बटे h, तो ये हो जाएगा h बटे b। अब यहाँ पे h जो है वो तो पता ही है कितना है √10, h का वैल्यू है √10 और b का वैल्यू अभी निकाल चुके हैं कितना 3, तो √10 बटे 3 जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो एग्जाम में अगर इस क्वेश्चन को करना होता तो यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। कॉसेक जो होता है h बटे p और ये होता है h बटे b, तो ऊपर में तो h दोनों में सेम ही रहेगा। यहाँ √10 है तो ऊपर में यहाँ पे भी √10 ही आएगा, नीचे वाला बस चेंज होगा। तो ऊपर में अगर √10 आएगा तो सीधा देखना था किस ऑप्शन में ऊपर में √10 है, वही हमारा आंसर हो जाता।
तो ऐसे एग्जाम में बना सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर tan a का वैल्यू 1/√3 दिया हुआ है। tan a का वैल्यू अगर 1/√3 है तो बताना है sec a का वैल्यू कितना होगा। तो देखो और एंगल वगैरह जब पढ़ेंगे कि tan कितने डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है तो वहां से भी क्वेश्चंस को बनाते हैं, लेकिन अभी हम पूरे बेसिक लेवल से चल रहे हैं तो वहीं से आपको बताएंगे कि अगर tan a का वैल्यू 1/√3 है, tan a का वैल्यू अगर 1/√3 है तो यहाँ पे tan थीटा क्या होता है p/b, यानी परपेंडिकुलर 1 है तो बेस कितना है √3, परपेंडिकुलर 1 है तो बेस कितना है √3। हाइपोटेनियस अगर यहाँ पे निकालते हैं तो h बराबर हो जाएगा √p² प्लस b²। p की बात करें तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 4, 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, यानी h का मान कितना आ गया 2। अगर h का मान 2 आ गया तो अब यहाँ से सेक थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, कॉस अगर है b/h तो सेक क्या हो जाएगा h/b, यानी ये होता है h/b। h निकाले हैं तो कितना आया है 2, h का वैल्यू आया 2 और b जो है वो कितना है √3, तो 2/√3 जो है ऑप्शन नंबर बी यही हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब एग्जाम में करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखो एग्जाम में तो कुछ करना है ही नहीं, यहाँ पे p/b है और सेक में होता है h/b, नीचे वाला दोनों में कॉमन मिल रहा है b और b, तो देख लेंगे जहां भी ऑप्शन में √3 रहेगा नीचे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है जहां नीचे में √3 है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देख करके तो क्वेश्चन को ऐसे ही बनाया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सारा क्वेश्चन अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ही लिया है, जो रेशियो अभी मैंने समझाया। तो चलिए यहाँ पे कह रहा है कि सेक a बराबर 25/7। सेक a का जो मान है सेक a वो क्या है 25/7, 25/7। तो यहाँ पे सेक थीटा क्या होता है h/b, यानी h का मान अगर 25 है तो b का मान कितना है 7। तो यहाँ से p का मान निकाल सकते हैं, या नहीं तो अगर ट्रिपलेट याद है तो एक ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25। 7, 24, 25 ये एक ट्रिपलेट होता है। अगर ये आपको याद है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बता देंगे कि जो तीसरा जो साइड है यानी p जो बच रहा है वो 24 है। और अगर ये नहीं याद है तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा। कैसे, h² = p² प्लस b²। तो h का वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा है 25, तो 25 का यहाँ पे स्क्वायर करना होगा, p हमें निकालना है और b का जो मान है वो दे रखा है कितना 7, 7 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर हो गया 625, p² प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49, 49 इधर आएगा तो 625 में से 49 माइनस करेंगे बराबर p²। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 15 में से 9 गया 6 और ये 11 में से 4 7 6 676 आया p²। तो p का मान क्या हो जाएगा √676, तो ये बन जाएगा 24 का स्क्वायर होता है 676। पूरा जो है मेथड ये है बनाने का, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं बनाना है, ये सब टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सीधा 7, 24, 25 याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा p है वो 24 हो गया। अब जो हमसे पूछा है साइन a पूछा है, तो साइन a बराबर क्या हो जाएगा p/h। अब p कितना है यहाँ पे, तो p की अगर बात करें तो 24 है, p कितना है 24 और h कितना है 25, तो 24/25 24/25 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 24/25 ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तब तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ऑप्शन देखना है, इसको देखना है और आंसर टिक कर देना है। कैसे, सीधा देखो सेक थीटा क्या होता है h/p और साइन सेक h/b और साइन क्या होता है p/h। दोनों में एक चीज कॉमन मिलेगा, जैसे सेक क्या है ये है p/h, ये क्या है कॉस का उल्टा होता है यानी h/b, ये है h/b और ये क्या है p/h। अब देख लो कॉमन कौन सा है, h दोनों में कॉमन है, h का वैल्यू यहाँ 25 है तो नीचे में 25 रहना चाहिए बस। तो ऑप्शन में देख लेंगे नीचे में 25 कहाँ है, एक ही ऑप्शन है। और ऐसे क्वेश्चन में
एक ही में रहेगा वैल्यू, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं रहता इसमें। एक ही में नीचे में 25 है तो सीधा यही आंसर हो गया, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैंने भी सारा प्रोसेस समझा ही दिया है। आपको एग्जाम में हर चीज़ आना चाहिए, हर एक तरह से क्वेश्चन को बनाना आना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ शॉर्ट फॉर्म ही रखे हैं और बेसिक चीज़ याद आता ही नहीं है। अगर शॉर्ट फॉर्म काम नहीं देगा तो फिर बेसिक काम देगा। तो सारे कुछ आपको आना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, चलिए बताओ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। कॉट बी का वैल्यू दे रखा है 12/5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक बी। सेक बी का वैल्यू कितना होगा ये पूछा है। कॉस बी का वैल्यू अगर 12/5 है तो सेक का वैल्यू क्या होगा। देखो डायरेक्ट अगर निकालना चाहे तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो कॉट बी जो है, कॉट बी का मान कितना है 12/5, और हमसे पूछा क्या है, देखो कॉट थीटा क्या होता है b/p, और हमसे पूछा क्या है सेक थीटा का मान, सेक बी। सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है। कॉस होता है b/h, तो सेक हो जाएगा h/b। अब देखना है कि दोनों में कॉमन कौन सा दिख रहा है तुमको, b यहाँ पे 12, तो यहाँ भी नीचे में 12 ही होगा। तो अब देख लो क्या नीचे में 12, यहाँ पे जैसे दो दो ऑप्शन में दिख गया, ठीक है, तो उसका भी इलाज है। दो दो ऑप्शन में अगर 12 दिख गया तो अब देखना है b यहाँ पे कितना है 12, और यहाँ पे b कितना होगा 12, एक p बच गया 5। सेक थीटा में h/b होता है, तो h का मान तो 5 नहीं हो सकता है। कभी भी h का जो मान होगा वो परपेंडिकुलर से और बेस से क्या छोटा हो सकता है, तो नहीं, तो ये तो कभी भी आंसर होगा ही नहीं। तो एक ही ऑप्शन बच गया जिसमें नीचे में 12 था, और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को बनाया जाता है। बाकी अगर इसका पूरा प्रोसेस देखेंगे तो पूरा प्रोसेस मैंने बता ही दिया था, अभी भी बता दे रहा हूँ। जैसे कॉट बी बराबर है 12/5, तो ये देखेंगे कि b/p है, यानी b का मान अगर 12 है तो p का मान कितना है 5। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं तो h² बराबर क्या हो जाएगा p² प्लस b², यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 5 9 4 2 6 और 1 a 169, तो h का वैल्यू आएगा √169 यानी कि 13। h का वैल्यू कितना आएगा 13। अब अगर h निकाल लिए तो यहाँ से जो पूछा है सेक b, कॉस का उल्टा होता है यानी h/b। h का मान 13 हो गया और b का मान 12 है, तो 13/12 जो है हमारा आंसर हो गया। पाइथागोरस थ्योरम को अगर स्किप करना चाहते हैं तो आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए। देखो सारा मेथड में बताते हुए चल रहा हूं। अगर ट्रिपलेट याद है तो जैसे ही 5 दिखा 12 दिखा तो समझ गए कि 5, 12 और 13 जो है ये ट्रिपलेट होता है, यानी ये h हो गया, ये b हो गया, ये p हो गया। अब सीधा सीधा सेक बोला था तो सेक का मतलब h/b लिखना है, b का मतलब 12, तो 13/12 वैसे भी आंसर आ गया। सब कुछ मैं बता दिया, जो बेसिक हो सकता था वो भी समझा दिया, शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया, सारा कुछ समझाते हुए चल रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ, एसएससी ये सीजीएल टायर 1 में पूछा गया क्वेश्चन से, बताइए इसके आंसर क्या होंगे। देखो cos 27 डिग्री का वैल्यू p/q दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec 27 माइनस cos 63, इसका मान क्या होगा बताना है। चलिए बताओ, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, अब की बार यहाँ पे जो है एंगल दे दिया 27 डिग्री, और वो भी ऐसा एंगल जिसका मान हम नहीं निकाले हैं, अभी तक तो सिखाए भी नहीं है कि 30 डिग्री का मान क्या होता है, 60 का मान क्या होता है, ये तो बताए भी नहीं है, फिर ये क्वेश्चंस क्यों लेकर के आ गए। तो देखो यहाँ पे मान से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक जो एंगल होगा वो तो 90 डिग्री होगा, तभी तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है। बाकी जो दो एंगल बच गया, ये दोनों एंगल हमेशा एक्यूट एंगल होता है, न्यून कोण होता है, मतलब 90 से ये दोनों एंगल छोटा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री।
किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जोड़ होता है 180 डिग्री। तो अगर एक एंगल 90 हो गया तो बाकी जो दो एंगल है उसका जोड़ 90 ही होना चाहिए, 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तब तो 180 होगा तीनों एंगल मिलके। तो अगर इन दोनों का जोड़ 90 होना चाहिए तो मतलब हर एक एंगल 90 से छोटा रहेगा, तभी तो जोड़ के 90 आएगा। तो इस तरीके से ये समझ में आ रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री का होता है और बाकी जो दो कोण बच गया वो न्यून कोण होता है, एक्यूट एंगल होता है, यानी 90 से छोटा रहता है। लेकिन उन दोनों का जोड़ जो होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा ही होगा। तो जैसे अगर हम ये कह दें कि ये एंगल 60 है तो मतलब ये एंगल 30 है, तभी तो 60 और 30 मिलके 90 हुआ और ये 90 180 बन गया। यानी इस दोनों का जोड़ हमेशा हर हाल में कितना होगा, 90। तो आओ इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन था यहाँ पे। जैसे इस बार यहाँ पे एंगल कितना दिया, 27 डिग्री। हम अभी स्टार्टिंग में बताए थे थीटा दिया हो सकता है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी दिया रह सकता है। अगर कुछ नहीं दिया है तो ए बी सी डी ये सब दिया रहेगा। यहाँ पे दे दिया 27 डिग्री। अब सोच के बताओ अगर ये 90 है और ये 27 है तो ये कितना हो जाएगा। देखो दोनों को जोड़ के 90 होना चाहिए, क्योंकि ये 90 है तो ये दोनों भी जोड़ के 90 होगा। तो ये अगर 27 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 63। और यही कोण यहाँ पे भी दिया हुआ है 63 डिग्री, 63। यानी कि एक अगर 27 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 63। ये चीजें अगर समझ में आ रही है तो अब इस क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं। देखो कैसे बना सकते हैं। cos 27 का मान दिया हुआ है P/Q। तो किसी भी एंगल के लिए, इस एंगल के लिए cos 27 का मान क्या है, P/Q। cos 27 का मान क्या है, P/Q। cos थीटा जो होता है वो होता है B/H, यानी कि B कौन है, ये कितना है P, और H कौन है, ये कितना है Q। यानी cos 27 का मतलब B/H, तो ये B हो गया, ये H हो गया। यहां तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर अगर निकालते हैं √h² माइनस b²। h का वैल्यू कितना है, q, यानी q² माइनस b का वैल्यू कितना है, p²। इसका अंडर रूट लो, ये साइड भी हमारा निकल गया, ये साइड क्या आ गया, q² माइनस p²। इसको इतना पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालने की जरूरत नहीं थी। p है, q है, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, √q² माइनस p², डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तीनों साइड अगर निकल गया तो अब तो हमसे जो भी रेशियो पूछेगा वो सारा रेशियो निकाल सकते हैं। हमसे पूछा है cosec 27 माइनस cos 63। देखो cosec थीटा किसका उल्टा होता है, cosec थीटा उल्टा होता है sin थीटा का। sin थीटा का वैल्यू P/H, तो cosec का वैल्यू H/P, यानी cosec 27 का वैल्यू H/ क्या हो जाएगा, P, माइनस cos थीटा, cos का फॉर्मूला क्या होता है, B/H, यानी कि ये हो जाएगा B/H। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देना है, क्या 27 डिग्री के लिए H/P का मान यहाँ पे लिखना है। 27 के लिए H कौन है, Q, तो H का मान हो गया Q, और इसके लिए P कौन है, ये √q² माइनस p², √q² माइनस p² माइनस B/H। अब ये B/H जो लिखना है वो 63 डिग्री के लिए, स्टार्टिंग में ही बताए थे कि एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। 63 डिग्री यानी इस एंगल के लिए, इसके लिए परपेंडिकुलर P होगा और इसके लिए बेस ये हो जाएगा और H ये हो जाएगा। तो बेस/H हमें लिखना है, तो ये बटे में ये, यानी कि √q² माइनस p² और बाय H यानी Q। इन दोनों को बस सॉल्व कर लेना था। ये जो मैंने सारा कहानी बताया है बस इतना समझाने के लिए कि इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बेस चेंज होता है और इसके लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस, इसके लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस। हाइपोटेनियस जो होता है वो फिक्स रहता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना था। बाकी हमें अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता
तो हम सीधा सीधा डायरेक्ट ये वैल्यू लिखते हैं, क्योंकि ट्रायंगल में हम समझ रहे हैं क्यू है पी है, तो जो परपेंडिकुलर है इधर वाला जो साइड है अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। डायरेक्ट ये वैल्यू को उतारते हैं और इसको सॉल्व कर देते हैं। अब इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, इस फिगर को हटाते हैं, या चलो यहाँ पे इसमें अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, क्यू और अंडर रूट, एलसीएम क्या आएगा, क्यू और अंडर रूट पी एस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये हो गया एलसीएम। डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, क्यू, क्यू से क्यू में मल्टीप्लाई होगा तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा ऊपर में, माइनस इससे डिवाइड करेंगे तो क्यू कटेगा। अब क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को और क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के अंडर रूट, ये दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा क्या, क्यू स्क्वायर और ये प्लस बन जाएगा पी स्क्वायर। प्लस क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ माइनस है और इसमें भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। अब देखो क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट गया, तो फाइनली क्या बचा, पी स्क्वायर बाय क्यू और अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। देख लेंगे सही से, जो भी हमारे ऑप्शन में ये आ रहा होगा यही हमारा आंसर होगा। यानी कि पी स्क्वायर, ऊपर में तो पी स्क्वायर होना चाहिए और नीचे में क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, समझ में आ गया। सेकंड और फोर्थ लगता है सेम ही टाइप कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो, इसे अगर हमें एग्जाम में ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और इसे हमें अगर सॉल्व करना हो तो सीधा सीधा एक ट्रायंगल बनाएंगे और ये साइड ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे और तुरंत इसको लिख करके बस सिंप्लीफाई कर देना है, सीधा सीधा हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अगर क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बताइए, tan थीटा का वैल्यू b है, देन इसका वैल्यू बताना है कितना होगा। बताओ, tan थीटा का वैल्यू अगर दिया हुआ है तो फिर इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखो, 2-3 तरीका से मैं इसको समझाता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें a tan थीटा बराबर b, a tan थीटा बराबर b, इसको करने से पहले इसको कर लेते हैं, फिर उस पे आएंगे, ठीक है। पहले नंबर वाले को कर लेते हैं। चलिए, इसका पहले आंसर बताइए। देखो, यहाँ पे 5 cot थीटा बराबर 4 दिया हुआ है, 5 cot थीटा बराबर 4। 5 cot थीटा बराबर अगर 4 है तो ये बताओ cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4/5। ये 5 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4/5। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक तो तरीका ये है कि ये b है, ये p है, cot थीटा होता है b/p, तो यहाँ से h निकाल लेंगे। वो कैसे, तो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे p कितना है, 5, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 और 4 का स्क्वायर 16, सॉरी 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। 16 और 25 को जोड़ लेंगे, 6 और 5 11, 2 और 1 3 4, 41 आया। तो h का मान क्या आ जाएगा, √41। देखो, ये मैं पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, बाकी लास्ट में इस क्वेश्चन को दिखाएंगे कि किस तरह से बिना कुछ किए हुए भी डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। पहले मैं एक बार बेसिक समझा दे रहा हूँ, आ जाओ। तो h का मान आ गया √41। अब जिसका मान यहाँ हमसे पूछा गया है, इसमें जब सब कुछ पता ही चल गया, p पता चल गया, b पता चल गया, h पता चल गया, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे 5 है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h। साइन थीटा क्या होता है, p/h। तो यहाँ पे p लिखेंगे, p कितना है 5 और h कितना है √41। h का मान हो गया √41 -3 गुने कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, b/h। कॉस थीटा होता है b/h, तो b कितना है 4 और h कितना है √41 बाई साइन थीटा। फिर से तो वही लिख देना जो यहाँ लिखे हैं, 5/41 और +2 कॉस थीटा यानी 4/√41।
और इसको सॉल्व कर देना है। जब सॉल्व करेंगे तो कुछ करना नहीं है, ऊपर में दिख रहा है √41 एलसीएम यही आ जाएगा, यानी ऊपर सीधा सीधा हम क्या लिखेंगे, ऊपर में जो है 25/√41 यानी 25 - 12, सीधा सीधा लिखेंगे 25 - 12 और नीचे √41 और यहाँ पे हो जाएगा 5 और प्लस 4 दूनी 8, 5 + 8 और नीचे में √41। अब देखो डिवाइड के नीचे डिवाइड रहता है तो ये नीचे वाला कट जाता है क्योंकि ये पलट जाता है, इसीलिए कैंसिल हो जाता है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में बच जाएगा 25 में से 12 माइनस करेंगे तो 13 और नीचे में 8 और 5 13, 13 और 13 कैंसिल हो गया। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 1। फाइनली जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1। बाकी ये तो एक तरीका था पूरा बेसिक से बनाने का। अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखो दूसरा तरीका क्या है, और इसके बाद एक लास्ट तरीका भी बताऊंगा जिससे ये क्वेश्चंस बिल्कुल आराम से सॉल्व हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले दूसरा तरीका देखते हैं क्या है। कॉट थीटा, यहाँ से जो है हमें ये समझ में आया कि कॉट थीटा का जो वैल्यू है वो है 4/5। कॉट थीटा का वैल्यू है 4/5। तो हमसे जो पूछा गया है इस वाले एक्सप्रेशन में हमें दिख रहा है कि साइन थीटा है और कॉस थीटा है। इसमें हमें दिख रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा। देखो कभी यहाँ पे कॉट थीटा का वैल्यू दिया हो सकता है, कभी यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू दिया हो सकता है, दो ही चीज़ दिया रहेगा और इधर साइन और कॉस रहेगा। जितने भी टर्म है सब में साइन और कॉस रहना चाहिए, जैसे इसमें भी है इसमें भी है, तभी ये ट्रिक अप्लाई होगा, या सेकंड जो प्रोसेस बता रहे हैं वो तभी अप्लाई होगा। कौन सा मेथड है दूसरा, तो ये जो हमें दिख रहा है 5 sin थीटा -3 cos थीटा बाई साइन थीटा +2 cos थीटा। तो एक फॉर्मूला याद करो, अभी समझाए थे कुछ देर पहले कि कॉट थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है cos थीटा बाई साइन थीटा। एक ये फॉर्मूला बताया था और एक फॉर्मूला बताया कि टेन थीटा अगर है तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये दो फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। तो यहां पे अगर ध्यान से देखें तो कॉट थीटा का वैल्यू दिया है, कॉट थीटा में क्या होता है कॉस बाय साइन, डिवाइड में नीचे साइन आता है। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे। इस पूरे एक्सप्रेशन को किससे डिवाइड कर देंगे, साइन थीटा से। तो चलो हर एक टर्म में हमें ऊपर भी और नीचे भी दोनों में डिवाइड करना होगा, क्योंकि फ्रैक्शन का रूल है कि ऊपर हम किसी से डिवाइड करते हैं तो नीचे भी करना होगा, और अगर ऊपर 2 टर्म है 3 टर्म है तो सभी में डिवाइड करना होगा। तो सारे में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं साइन थीटा से। सॉरी यहाँ पे साइन थीटा है, हाँ, तो साइन थीटा से डिवाइड कर दिए, यहाँ भी डिवाइड कर दिए, यहाँ भी साइन थीटा से डिवाइड कर दिए, साइन थीटा से यहां भी डिवाइड कर दिए, और यहां भी साइन थीटा से डिवाइड। पूरे ऊपर नीचे जब सबको साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे, अब देखना है कौन कौन कैंसिल हो रहा है, कौन कौन फॉर्मूला बन रहा है। तो अब अगर हम बात करें तो देखो साइन थीटा यहां कैंसिल हो जा रहा है, और यहां पे साइन और साइन कैंसिल। तो यहां क्या बच गया 5 प्लस -3 कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट, अभी लिखे थे कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 कॉट थीटा। ये हो गया, नीचे ये कट गया तो 1 आया, प्लस 2 कॉस बाय साइन, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। मतलब डिवाइड करके हम क्या किए, सबको कॉट थीटा में चेंज कर दिए। अगर यहाँ पे टेन थीटा रहता तो हम उधर डिवाइड कर देते कॉस थीटा से, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। जैसे ही कॉस थीटा से डिवाइड करते तो टेन थीटा में चेंज हो जाता, और जैसे ही चेंज हो गया तो अब सीधा सीधा इसका जो वैल्यू है ला कर यहाँ पुट कर देना है। कैसे, तो 5 तो ऐसे ही रहेगा, -3 इंटू कॉट थीटा, कॉट थीटा का मान क्या है 4/5, 4/5 बाय अब नीचे में क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 कॉट थीटा, तो 2 इंटू 4/5
वैल्यू पुट कर दिए, अब वैल्यू पुट करके बस सॉल्व कर देना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो ये 4 किया 12 हो जाएगा, 5 इधर जाएगा, 5 में गुना होगा तो 25 माइनस 12 और बटे में आ गया 5 और नीचे 5 इधर जाएगा, 4 दूनी 8, 5 प्लस 8 और बटे में 5, ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में 25 में से 12 घटाएंगे तो 13 और नीचे में 5 में 8 जोड़ेंगे तो 13, 13 13 कट गया, आंसर क्या आएगा 1। तो आंसर आ गया 1। पहला जो मेथड बताए उससे ये थोड़ा सा शॉर्ट था, ठीक है। अब बताते हैं इससे भी ज़्यादा शॉर्ट, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें इन्हीं मेथड की ज़रूरत है जो अब हम बताने वाले हैं। देखो ध्यान से, कौन सा मेथड है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऐसे क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। राइट साइड में जो दिया गया यानी जिसका मान निकालना है, उसके अंदर हर एक टर्म में या तो साइन थीटा या तो कॉस थीटा रहना चाहिए। जैसे यहाँ भी है साइन थीटा इस वाले टर्म में, यहाँ भी है, इधर भी है कॉस थीटा, साइन कॉस है, और दिया हुआ रहेगा कॉट थीटा का मान, या नहीं तो टेन थीटा का भी मान दिया हुआ हो सकता है। तो कैसे बनाएंगे? कॉट थीटा का तो मान यहां से समझ में आ गया कि कॉट थीटा का मान क्या है, 4/5। 5 इधर चला गया तो 4/5। अब ये सोचना है कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो हमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा क्या करना है, कॉस थीटा का मान 4 और साइन थीटा का मान 5 ले जाकर के उसमें पुट कर देना है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कैसे? कॉस थीटा का मान 4 और साइन थीटा का मान 5, तो 5 यहां पे है, साइन थीटा का मतलब 5 हो गया, 3 है, कॉस थीटा का मतलब 4 हो गया, बटे में साइन थीटा का वैल्यू कितना है 5 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा का मान क्या है 4। अब इसे सॉल्व कर दो, यही हमारा आंसर हो गया। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 12 और 5 प्लस 8, 25 में से 12 घटाएंगे तो 13 और 8 5 13, कट करके आंसर क्या आएगा 1। अब इसी में तुम प्रोसेस को जितना फास्ट कर लो, जितना ओरली कैलकुलेट कर लो, जैसे अगर एग्जाम देने जाएगा कोई भी स्टूडेंट तो ये भी करने की उसे जरूरत नहीं है, ये तो छोटा छोटा नंबर है, सीधा समझ लेगा साइन थीटा का वैल्यू मतलब कॉस थीटा का वैल्यू 4 है, साइन का वैल्यू 5 है, तो ये सोचेगा ये 5 है साइन थीटा, 5 और 5 25 हो गया, 4 और 3 12 हो गया, 25 में से 12 घटाए 13 हो गया, यानी ऊपर वाले में 13 आ जाएगा, इसका जो वैल्यू है कितना आ जाएगा 13। नीचे में भी वैसे सोचेगा साइन थीटा क्या है, साइन थीटा का वैल्यू 5 है और साइन थीटा का वैल्यू 5 है और इसका वैल्यू कितना है 4, 4 दूनी 8 5 13, सीधा 13/13 लिखेगा, काट करके आंसर 1। बस इससे शॉर्ट अब और क्या ही हो सकता है। जितने शॉर्ट तरीका हो सकता था वो मैंने समझा दिया, एक लाइन में सीधा सीधा कैसे आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो बता दिया, पूरा बेसिक भी समझा दिया। किसी बच्चे को अगर ये शॉर्ट ट्रिक नहीं समझ में आता है तो वो बेसिक से भी समझ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, हाँ बिल्कुल चलो ठीक चल रहा है, सबको समझ में आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अभी जो दे रहे थे उस क्वेश्चन को अब आते हैं, सॉल्व करते हैं इस पे। चलो इसको छोड़ दिए थे, इस वाले क्वेश्चन पे और ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है बिल्कुल। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। देखो a tan थीटा बराबर b दिया हुआ है, a tan थीटा बराबर क्या है b, सेम वही क्वेश्चन है जो अभी समझाए थे। तो a tan थीटा बराबर अगर b है तो यहां से tan थीटा का मान क्या आ जाएगा, तो b/a। अब जो मैंने शॉर्ट समझाया था डायरेक्ट वही प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई कर दे रहे हैं, पूरे प्रोसेस से अब इसको नहीं बताने वाले हैं, वो तो समझा दिए हैं पिछले क्वेश्चन में, वैसे आप पूरे प्रोसेस से बना लेना। तो सीधा सोचना है साइन थीटा का जो मान है, tan थीटा क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो साइन थीटा का मान समझना है b है और कॉस थीटा का मान समझना है a है। साइन थीटा का जो मान है b है और कॉस थीटा का मान क्या है a है। अब यहाँ पे ले जाकर के वैल्यू पुट कर दो, लेकिन अब ट्रिक का कुछ लिमिटेशन होता है, उसको भी ध्यान में रखना है। हमसे जो पूछा गया है हम क्या बताएं,
हर एक टर्म में साइन थीटा कॉस थीटा रहना चाहिए, जरूरी है, तभी वैल्यू पुट करना है। और साथ ही ये जो साइन थीटा कॉस थीटा है इसका जो पावर है वो सेम रहना चाहिए। जैसे यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा सबका पावर 1 1 है। अगर कहीं ऐसा रहा कि साइन स्क्वायर दे दे और बाकी में नहीं रहा स्क्वायर, तो फिर वहाँ पे गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ये भी बातें अपने दिमाग में याद रखना है। लेकिन इस पे रिलेटेड जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल ऐसे ही रहता है, पावर सबका सेम ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधा क्या करेंगे, साइन थीटा का मान पुट कर देंगे, कितना b। साइन थीटा का मान सीधा सीधा क्या रखेंगे b। तो ये बताओ b है और ये भी b है, ये भी साइन थीटा क्या है b है, तो b और b मिलके क्या हो गया b स्क्वायर बन गया। ये यहाँ पे देखो a है कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का मान क्या रखेंगे a, यानी a और ये भी है a, तो a और a मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा a स्क्वायर। मतलब ऊपर में आ गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, नीचे में साइन थीटा मतलब यही सेम चीज आएगा, b आ जाएगा यहाँ और a आ जाएगा यहाँ, यानी नीचे में हो जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यही आंसर हो गया। कुछ करने की जरूरत पड़ी, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे ऊपर में हो गया b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सॉरी माइनस है, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और नीचे में आ गया b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो अब देख लो यही जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को बनाओ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये तो बिल्कुल बेसिक सा है। कॉस थीटा का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 0.6। कॉस थीटा का वैल्यू अगर 0.6 है तो बताना है इसका वैल्यू कितना होगा। एक बार देख लेते हैं और उस तरह का क्वेश्चन है कि नहीं, पहले उसको करवा दे रहे हैं अगर है तो। चलो नहीं है, 2 क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा कैसे करना है। कॉस थीटा का वैल्यू है 0.6, तो पूछा है यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो 0.6 का मतलब क्या है, पॉइंट को अगर यहाँ से हटा दे तो नीचे में 10 लिखना होगा, और नीचे में 10 लिखने का मतलब ये है कि 2 से कट जाएगा 3 बार में, 2 से कट जाएगा 5 बार में, यानी कॉस थीटा का जो मान है वो कितना आ गया 3/5। 3/5 कॉस थीटा किसके बराबर होता है b/h के, b/h के। यानी सीधा सीधा समझना है कि अगर 3 है बेस और 5 है हाइपोटेनियस, तो जो परपेंडिकुलर होगा वो 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 4 5 जो है हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। 3 4 5 3 4 5 क्या होता है पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो तीनों साइड अगर पता चल गया तो अब यहाँ पे जिसका भी वैल्यू पूछा है उसका निकाल सकते हैं। 5 साइन थीटा, 5 इंटू साइन थीटा क्या होगा p/h। p/h का मतलब यहाँ पे p कितना है, तो p है 4 और h का मान कितना है, तो h का मान है 5, माइनस 3 टेन थीटा। टेन थीटा की बात करें तो p/b। अब p/b को यहाँ पे तुम्हें लिख देना है फॉर्मूला। p/b का वैल्यू कितना हो जाएगा, p है 4 और b कितना है 3। p का वैल्यू क्या हो गया 4 और b का वैल्यू 3। अब देखो 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो 4 - 4 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। 4 - 4 कर देंगे तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर बताओ क्या होगा। देखो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल टायर 2 में आया हुआ मेंस का क्वेश्चन है, ये बनाइए। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को अगर हमें सॉल्व करना हो तो सबसे पहले यहां पे देखो दो एंगल है हमारे पास। कौन कौन सा, एक एंगल ए है और एक एंगल बी है। 2 एंगल के रिस्पेक्ट में यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है। स्टार्टिंग में ही समझाए थे ये चीजें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो हमेशा किसी न किसी एंगल के रिस्पेक्ट में दिया जाता है। तो यहाँ पे 2 एंगल के रिस्पेक्ट में रेशियो दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसके लिए अगर एक ट्रायंगल बना ले छोटा सा, इसके लिए
अगर एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना ले तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल ए समझ लेते हैं, बाकी कुछ भी रहे। इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कितना है 5 और हाइपोटेनियस कितना है 13। तो अब देखो इसमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाना है, डायरेक्ट याद रखना है 5 12 13 जो होता है ये राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है, ट्रिपलेट है ये। तो अगर ये 5 है ये 13 है तो ये कितना हो जाएगा 12। इसके लिए ये ट्रायंगल बना लिए। दूसरा जो हमारा एंगल है यहाँ पे देखो एंगल बी है, तो एंगल बी के लिए हम एक अलग अगर ट्रायंगल बना ले, ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया जिसमें ये एंगल बी है, बाकी यहाँ पे कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है। अब इस एंगल के लिए कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है बी बटे पी। तो कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 24 बटे 7, ये 7 इधर चला जाएगा, ये 7 जो है देखो कॉट थीटा का कॉट बी का मान जो है 24 है और यहाँ पे 7 है, तो 7 यहाँ नीचे चला जाएगा 24 बटे 7, यानी इस एंगल के लिए बी कौन हो जाएगा तो ये 24 और पी कौन हो जाएगा ये 7। तो यहाँ पे भी एक हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट लग रहा है 7 24 25, 7 24 25 एक ट्रिपलेट होता है, यानी ये 7 है 24 है तो ये कितना हो जाएगा 25। ये दो अलग अलग ट्रायंगल के लिए रेशियो दिया था, दोनों को बना लिए। अब सीधा सीधा वैल्यू ले जाके पुट कर देना। सेक ए कॉस बी, अगर हम बात करें सेक ए की तो एंगल को ध्यान से देखते जाना है। एंगल ए के लिए इस ट्रायंगल को उठाना है। सेक थीटा जो होता है कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है बी बटे एच, तो सेक क्या हो जाएगा एच बटे बी। तो यहां से हमें एच बटे बी लिखना है। एच कितना है 13 और बी कितना है 12, तो यहां पे लिख दिया 13 बटे 12 इंटू कॉस बी। कॉस बी का मतलब अब हम इस ट्रायंगल के लिए लेंगे क्योंकि एंगल चेंज हो गया कॉस बी। इसके लिए अगर हम लेते हैं कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बी बटे एच, तो इसके लिए बी कौन है 24 और एच कौन है 25, तो यहां पे लिखेंगे 24 बटे 25 मल्टीप्लाई, सब मल्टीप्लाई में ही है, बीच में ब्रैकेट है वो भी मल्टीप्लाई हुआ। कॉसेक बी, अब कॉसेक का फॉर्मूला याद रखो, कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा, साइन होता है पी बटे एच, तो कॉसेक क्या हो जाएगा एच बटे पी। अब एच बटे पी लेना है लेकिन किस एंगल के लिए, बी के लिए, इसके लिए एच बटे पी, तो एच क्या है 25 और पी कितना है 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 और बटे में 7 गुने टेन ए लेना है एंगल, इसमें आ जाना है। टेन थीटा क्या होता है पी बटे बी, तो इस एंगल के लिए पी कौन है 5 और बी कौन है 12, तो 5 बटे 12। अब इसे सॉल्व करना है और जो भी आएगा हमारा वो आंसर हो जाएगा। तो बात करें यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं 12 से ये कट गया 24, 12 से इसको काट दे रहे हैं 2 बार में, इसके बाद 25 से ये 25 कट गया, 2 से ये कट गया 6 बार में, तो ऊपर में बचा 13 5 जा 65 और नीचे में बच गया 6 और 7 42, यानी 65 बटे 42 जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है 65 बटे 42 ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से एंगल चेंज होता है तो हमें ध्यान देना रहता है कि किस एंगल के लिए हमें वैल्यू लिखना है। समझ में आ गया होगा ये चीजें आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों वाली क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट इसे बना लेंगे। साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना, साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 9 बटे 41 और ये कह रहा है कि जो थीटा है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। तो बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो देखो अगर ट्रिपलेट याद है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, तो 9 है 41 है तो एक ट्रिपलेट होता है 9 40 41। अगर ये याद है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर याद नहीं है ट्रिपलेट तो फिर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा करके निकालना पड़ जाएगा। यानी कि अगर परपेंडिकुलर 9 है तो हाइपोटेनियस कितना है 41 है। देखो शॉर्ट में भी बताएंगे इसको कैसे शॉर्ट में कर सकते हैं। तो यहाँ पे b का जो मान है, b का मान कितना आ गया 40। तो क्वेश्चन में पूछा है कॉट थीटा का मान क्या होगा। कॉट थीटा होता है b बटे p, तो b का मान कितना है यहाँ पे 40 और p का मान कितना है 9, तो 40 बटे 9 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। बाकी ऐसे रेशियो वाला क्वेश्चन जब दिया रहे, स्टार्टिंग में भी बहुत सारा क्वेश्चन समझाया था, तो ये सब भी करने का कोई जरूरत ही नहीं रहता है। सीधा सीधा देखना क्या है कि साइन थीटा p बटे एच होता है, p बटे एच। अगर हम बात कर रहे हैं साइन थीटा की तो साइन थीटा होता है p बटे एच और निकालना क्या है कॉट थीटा, ये होता है b बटे p।
तो दोनों में एक कॉमन जरूर मिलेगा। कॉमन देख लो क्या मिल रहा है, तो P कॉमन मिल रहा है यहाँ भी और P कॉमन मिल रहा है यहाँ भी। तो P का मान यहाँ कितना है 9, यानी इसका जो आंसर होगा उसके नीचे में डिनोमिनेटर में 9 आएगा और ऑप्शन ऐसा दिया रहेगा कि जैसे यहाँ पे 9 है। अब मान के चलो यहाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट में भी 9 मिल गया, तो दो आंसर एक जैसा हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे हाइपोटेनियस यहाँ पे कितना है 41, और यहाँ पे अगर हम देखें B निकालना है तो B का मान 41 तो नहीं होगा, लेकिन इसके लिए पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको अगर याद है तो सीधा समझ जाएंगे कि 9, 40, 41 जो है ट्रिपलेट होता है, यानी 39 जो है वो तो ट्रिपलेट नहीं होता है, 40 हमारा ट्रिपलेट है, तो 40/9 इस तरीके से बना लेंगे। तो ये सारी चीजें अगर आता रहेगा तब जाकर के शॉर्ट में बना पाओगे क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं आता रहेगा तब तो बेसिक तरीका है ही, उस तरीके से बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे अगर आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 12 बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ट्रायंगल PQR है, ये भी बिल्कुल बच्चों वाली क्वेश्चन है। Q पे कह रहा है कि 90 डिग्री का कोण है। एक ट्रायंगल है PQR, Q पे 90 डिग्री है, तो ये मान लेते हैं P है और ये R है। अब यहाँ पे देखो cos P का मान दिया हुआ है 5/13। cos P का मतलब हुआ इस एंगल के लिए, cos P का मान कितना है 5/13। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये cos थीटा का वैल्यू, पहले फॉर्मूला क्या होता है B/H, यानी बेस अगर 5 है तो H कितना है 13। तो इस एंगल के लिए बेस कौन हो जाएगा, ये 5 और ये हो गया 13। तो अब यहाँ पे ट्रिपलेट याद होगा 5, 12, 13, ये ट्रिपलेट है, यानी 5 यहाँ है तो 12 यहाँ होगा तो 13 यहाँ होगा, तीनों साइड निकल गया। पूछा है कि यहाँ पे कॉसेक R का मान बताइए कितना होगा। कॉसेक R, अब देखो कॉसेक थीटा का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, साइन थीटा होता है P/H, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा H/P। अब देखना है एंगल R के लिए, यहाँ एंगल को ध्यान में रखना है, एंगल R के लिए H और P का रेशियो निकाल देना है। तो एंगल R मतलब इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए H कितना हो जाएगा 13, H का मान 13 और P का मान कितना हो जाएगा 5, तो 13/5 जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से एग्जाम में बना सकते हैं। बाकी अगर ट्रिपलेट याद है तो सीधा यहाँ देखें 5, 13, तो 5, 12, 13 ट्रिपलेट समझ गए कि 5, 12, 13 होगा। cos P निकालने के लिए सीधा सीधा हमें cos P अगर निकालना था तो B/H, सॉरी cosec R निकालना था, cosec R निकालना था तो H/P कर देते, H का मान 13 हो गया और P का मान 5 हो गया। इस तरीके से डायरेक्ट भी निकाला जा सकता था, यहाँ पे फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन है, इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। देखो PQR ट्रायंगल है, सेम वैसे ही PQR एक ट्रायंगल है, Q पे है 90 डिग्री। PQR एक ट्रायंगल है, Q पे 90 डिग्री है और दे रखा है tan P का मान। tan P जो है वो कितना है 24/7। तो यहां से 7, 24, 25 ये ट्रिपलेट होता है। ये अगर याद है कि 7, 24, 25 जो है ये हमारा एक ट्रिपलेट है, तो सीधा समझ गए कि इस एंगल के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, यानी कि परपेंडिकुलर अगर 24 है तो बेस 7 है, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा 25। 7, 24, 25 ट्रिपलेट होता है। सीधा सीधा cos R का मान निकालना है, cos थीटा होता है B/H। अब एंगल के रिस्पेक्ट में ध्यान से देखना है, इस एंगल के लिए B कौन हो जाएगा 24, B का मान क्या हो जाएगा 24 और H का मान क्या हो जाएगा 25। तो 24/25 जो है ऑप्शन नंबर B, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए तो आज जो है बेसिक मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्वेश्चन समझाया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने समझाया। त्रिकोणमिति क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे कैसे साइड होते हैं, एंगल के हिसाब से कैसे कैसे चेंज होता है, ये सारी चीजें समझाया। फिर मैंने बताया कि कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट है जिसे कि याद रखना बहुत ही जरूरी है, तभी आप क्वेश्चंस को भी देखें
कैसे आसानी से कर सकते हैं अगर ये ट्रिपलेट सब याद रहेगा तो। इसके बाद मैंने ये भी समझाया कि ट्रिपलेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरीके से ऑड नंबर में ट्रिपलेट बनाते हैं, कैसे इवन नंबर के लिए ट्रिपलेट बनता है, फिर ट्रिपलेट को जब गुना करते हैं तो वो भी एक ट्रिपलेट होता है, डिवाइड करते हैं तो वो भी ट्रिपलेट होता है। इससे हमें हेल्प मिलता है साइड को निकालने में। ये चीज़ें मैंने समझाया। और फिर रेशियो के बारे में आपको जानकारी दी कि अलग अलग हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, टोटल 6 अनुपात होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात, कैसे कैसे ये सब बने हुए हैं और किस तरीके से इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, ये सारी बातें देखी। फिर यहाँ पे कुछ फॉर्मूला वगैरह भी देखे कि किस तरीके से हमारा जो है साइन थीटा का, कॉस थीटा का, ये सब का फॉर्मूला क्या होता है। ये सारी चीज़ें आज की क्लास में पढ़े और इसी से रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस 10 किए। तो आज के क्लास जो है यहीं पे अब ख़त्म करते हैं। फिर से अगले क्लास में हम ये त्रिकोणमिति का जो सीरीज है ये चलते रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। और भी अगर कोई क्वेश्चन बचा है जो एग्ज़ाम में आया है, यहाँ पे जनरली मैंने वही क्वेश्चन करवाया जो कि एग्ज़ाम में आए हुए थे। ये बस इसका पहला ही हमारा जो टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो मैंने समझाने की कोशिश की है। अभी इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे पार्टिकुलर एंगल के लिए क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, 30 डिग्री पे, 0 डिग्री पे, 45 पे, 60 पे, ये सब चीज़ें पढ़नी है। ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। अलग अलग क्वाड्रेंट के हिसाब से देखते हैं तो कैसे निगेटिव पॉजिटिव, ये सब बहुत सारी चीज़ें जो है ट्रिग्नोमेट्री में अभी पढ़ने के लिए है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक तरह से सीक्वेंस में चलेंगी। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में कल ही के समय में, या फिर अगला क्लास जब भी होगा तो इससे आगे की चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।